हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो संबंधित है रीट एग्ज़ाम 2025 को क्रैक करने के टिप्स को लेकर, और आपको इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, कौन-कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं जो टिप्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जो टिप्स आती है वो है सटीक सिलेबस का पालन करें। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने सिलेबस पे ध्यान रखना है। अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हो तो प्री के अकॉर्डिंग, और मेंस की तैयारी कर रहे हो तो मेंस के अकॉर्डिंग सिर्फ वही टॉपिक हमें कवर करने चाहिए जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होते हैं। अदरवाइज़ जो एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स होते हैं या एक्स्ट्रा जो नॉलेज होती है वो हमारा सिर्फ समय बर्बाद करती है। इसीलिए हमें सिर्फ फोकस उसी पे करना है जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, और सिलेबस में भी आपको उन पे ध्यान देना है जो एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन। जो टॉपिक जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं आपको उन्हीं पर फोकस करना है। जो एक्स्ट्रा में चीज़ें दी हुई होती है उनको थोड़ा अवॉइड कीजिए। उसके बाद में बात करते हैं सेकेंड नंबर जो पॉइंट हमारा, स्टडी प्लान बनाएं। सेकेंड नंबर जो पॉइंट हमारा वो क्या है? स्टडी प्लान बनाएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको अपना स्टडी प्लान बनाना होगा, और आप अपना स्टडी प्लान इस प्रकार से बना सकते हैं। फर्स्टली अगर आप एक दिन का भी डिसाइड कर सकते हैं कि आज आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो इसके लिए आप टू डू लिस्ट है वो प्रिपेयर कर सकते हैं अपने लिए। और अगर आप एक दिन का न बनाकर एक सप्ताह का बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप एक सप्ताह का भी बना सकते हैं, और जैसे ही आपका एक सप्ताह का कंप्लीट होता है आप उसी को, अगर वो आपको अच्छा लगता है तो आप एक महीने के लिए उसको अप्लाई कर सकते हैं। और शुरुआत में जब भी स्टडी प्लान बनाएं तो आप ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको कठिन जो विषय होते हैं या कठिन जो टॉपिक आपको लगते हैं आपको वो लेने चाहिए, ताकि वो आपके कंप्लीट भी हो जाते हैं। और फिर जब समय कम रहता है, एग्ज़ाम टाइम पास आता है, तो अफरा तफरी नहीं रहती हमारे दिमाग में कि वो रह गया। फिर हार्ड को लास्ट में पढ़ते हैं ना तो वो हार्ड ही रह जाता है, ईजी नहीं बन पाता है। तो शुरुआत में कठिन जो सब्जेक्ट आपको उनको लेना चाहिए, और बाद में जो हमारे आसान टॉपिक हैं आप उनको एग्ज़ाम टाइम पे या उनको बाद में हमें क्लियर करने चाहिए। और सबसे पहले यही बात कहूँगी कि जो स्टडी प्लान आप जो भी बनाते हैं उसके अंदर आपको मॉर्निंग जो सेशन है हमारा उसको ज़रूर ध्यान में रखिए। सुबह की पढ़ाई सबसे बेस्ट होती है और सबसे प्रोडक्टिव होती है ये पढ़ाई। तो से थर्ड वाले पॉइंट पे आते हैं। थर्ड वाला पॉइंट है हमारा मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के पेपर यानी पीवाईक्यू। मैंने भी हमेशा आप लोगों को यही बोला है कि आपको रोज़ टेस्ट देना है और पीवाईक्यू ज़रूर देखना है। तो अगर आप रेगुलरली ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, हो सकता है हमें रोज़ एक टेस्ट मॉक टेस्ट दें, इतना वक्त ना मिले या हमारा सिलेबस ज़्यादा बड़ा हो तो हम रोज़ एक टेस्ट नहीं दे पाते हैं, पर आप वीकली एक टेस्ट ज़रूर दें। आपको सप्ताह में एक मॉक टेस्ट देना ही चाहिए, कंपल्सरी बना लीजिए। आप वीकेंड पे दे सकते हैं, जैसे आप संडे को एक दिन निर्धारित कर लेते हैं कि संडे के दिन मुझे रिवीजन करना है, फर्स्ट एक मुझे टेस्ट देना है। अदरवाइज आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार तक जमकर पढ़ाई कीजिए, एंड संडे के दिन आप रिवीजन कीजिए और पीवाईक्यू दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। एंड आपको क्या करना होगा कि मॉक टेस्ट से हमें क्या मिलता है कि हमारी जो स्पीड होती है उसके बारे में पता चलता है, और हमारी जो एक्यूरेसी होती है उसमें भी सुधार आता है। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हम क्या होता है, कभी 1 सेकंड का जो क्वेश्चन का आंसर होता है उसमें 1 मिनट लगा देते हैं। तो उसको थोड़ा-सा मैनेज करने के लिए मॉक टेस्ट होता है, अदरवाइज़ हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो फिर दिक्कत आ जाती एग्ज़ाम टाइम में। उसके बाद में 4 नंबर जो टॉपिक आता है, वो आता है हमारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अब कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से रिलेटेड बात करते हैं हम, कि कॉन्सेप्ट को क्लियर हम कैसे करेंगे। जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिक को मजबूत करना होगा। जैसे मैथ है, तो मैथ को अगर आप मैथ के क्वेश्चन को फटाफट करना चाहते हैं तो आपके जो हमारी 4 संक्रियाएँ दी हुई है वो आपको बेस्ट टू बेस्ट रूप से आनी चाहिए। जैसे कि जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इन चारों पर आपकी कमांड होनी ही चाहिए। इसमें आप रुक नहीं सकते हैं, और इसके अलावा जो स्क्वायर है वो भी आपको याद होने चाहिए। और जो मैथ के जितने भी सूत्र होते हैं उनको आप अगर याद करते हैं हम, तो वो अपने आप ही हमारी बेसिक है वो मजबूत हो जाती है। जिसके
और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए साइकोलॉजी एक बेस्ट सब्जेक्ट है। साइकोलॉजी के अंदर रट्टाफिकेशन बहुत कम चलता है, उसके अंदर ज़्यादातर जो चीज़ें आएगी वो कॉन्सेप्ट बेस ही होगी। तो साइकोलॉजी हो गया, शिक्षा शास्त्र हो गया, दोनों के अंदर अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप उस क्वेश्चन के आंसर को दे पाएंगे, हम उस प्रश्न के उत्तर तक पहुंच पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने पर अगर हम रट के ही चले जाते हैं तो वो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा के दे सकता है और हमारा फिर आंसर निकल के नहीं आएगा, तो मुसीबत हो जाएगी ना। इसीलिए जो भी सब्जेक्ट पढ़े, जो भी टॉपिक पढ़े, उसमें आप सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। 5th नंबर पॉइंट की बात करते हैं। अब 5th नंबर पॉइंट होता है ट्रिकी सब्जेक्ट्स पर ध्यान दें। अब ये ट्रिकी सब्जेक्ट्स कौन से हैं इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की। देखिए हमारे पास 2 भाषाएं होगी, लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड, उसमें आप कौन सी भी जो भी आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं। फिर भी अगर आप देखो हिंदी जो भी लैंग्वेज लेंगे, मान लो फर्स्ट हिंदी लेते हैं हम, सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत इंग्लिश दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, तो उनकी अच्छी समझ होनी चाहिए हमें। जब तक हमें उस भाषा से रिलेटेड समझ हमारी विकसित नहीं होगी, जैसे हिंदी के साथ हमारी समझ पूर्णतः विकसित हो चुकी है, अब हिंदी में हम किसी भी प्रकार से भाषा में बोलने में, क्वेश्चन को समझने में गड़बड़ी हमारी नहीं होती है। गड़बड़ अगर होती है तो होती है सही आंसर तक पहुँचने में, अदरवाइज नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अच्छी समझ विकसित करनी है उसके साथ में। उसके बाद जो हमारा मैथ है, ईवीएस है, तो इसमें आपको शॉर्टकट्स और फॉर्मूले याद करने होंगे। तो जो ईवीएस है उसके अंदर आपको चीज़ों को शॉर्ट रूप में, अच्छी जो सही सही मेन जो पॉइंट होते हैं उनको आपको नोट डाउन करना होगा शॉर्ट रूप में, क्योंकि ईवीएस में बहुत विस्तार दे रखा है। सब्जेक्ट इतना लेंदी बनाया हुआ है ईवीएस का कि अगर आप सिर्फ ईवीएस को कवर करते हैं इतने में आप ना दोनों लैंग्वेज को कवर कर सकते हैं, इतना लेंदी है उस ईवीएस का सिलेबस। और साथ में वो आपको शिक्षण विद्या भी आप मिलेगी। तो उसके लिए आपको क्या, उसमें थोड़ा सा आपको शॉर्टकट रूप लेके चलना होगा और फॉर्मूला बना के भी उसको आप ईजी कर सकते हैं, अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर पॉइंट है, वो हमारा है नोट्स बनाएं। अब आपको नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स हम किस प्रकार से बना सकते हैं। देखो छोटे छोटे नोट्स तैयार करें सबसे पहले। अब देखो आपको एक चीज़ मैं दिखाती हूँ, छोटा नोट्स मेरा जो भी मैंने बनाया हुआ है, देखो इस तरीके से, वेट ए मिनट, देखो इस तरीके से आप शॉर्ट्स नोट्स बना सकते हैं। इस तरीके से आप स्टिकी नोट्स का भी यूज में ले सकते हैं। सिर्फ टॉपिक के जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उन्हीं को हाईलाइट करना है, पूरा मैटर आपको नहीं लिखना है। और अंतिम समय के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में ये हमारी आंखों के सामने रहता है, तो बार बार ये चीज़ें हैं वो रिकॉल होती रहती है हमें। तो ये जो 6 पॉइंट थे जो रीट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, आई होप इन टिप्स को फॉलो कर आप कम समय में भी अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एंड नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो किससे रिलेटेड है, वो हमारा रिलेटेड है जो भी हम एग्ज़ाम में मिस्टेक्स करते हैं उससे रिलेटेड है। तो चलिए उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। वेट ए मिनट, यस, आई होप आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा ये थोड़ा सा। ओके, चलिए तो बात करते हैं हम कि रीट की तैयारी में होने वाली हमारी जो सामान्य गलतियां हैं उनको हम कैसे अवॉइड करें। अभी जो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप इस तरीके से एग्ज़ाम को करेक्ट कर सकते हैं, पर बीच बीच में कभी कभी कोई मिस्टेक्स हो जाती है हमसे, तो उनको अवॉइड करना है ताकि हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहे और लक्ष्य तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेबस, सबसे मैं फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिलेबस के बाहर पढ़ाई करना। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए ज़्यादा किताबें ले जाते हैं या एक ही टॉपिक को अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे क्या होता है हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं होता है और हमारा समय भी है वो खर्च हो जाता है। तो सिलेबस से बाहर का कुछ नहीं पढ़ना है। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि अपने सिलेबस को हार्ड कॉपी के रूप में अपनी आंखों के सामने रखना है और आप जो भी पढ़ते हैं वो ध्यान में रखना होगा आपको कि ये हमारे सिलेबस के अंदर आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो चाहे वो एक अक्षर हो, एक लाइन हो, एक पेज हो, एक किताब हो, आपको नहीं पढ़ना है। अभी हमारे पास जो वक्त है हमें उसको बचा के रखना है। हमारे लिए हमारा वक्त बहुत कीमती है, बहुत इम्पोर्टेंट है फ़िलहाल के लिए, तो हमें उसे फालतू चीज़ों में खर्च नहीं करना है। सेकंड जो
पॉइंट है वो हमारा है स्टडी प्लान का पालन न करना। देखो, मिस्टेक्स इसीलिए होती है, हम एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं या मान लो प्रॉपर तरीके से हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, पढ़ाई नहीं हो पाती है, प्रोडक्टिव डे नहीं हो पाता है, वो इसी वजह से नहीं होता है कि हम स्टडी प्लान का पालन ही नहीं करते हैं। स्टडी प्लान बनाते ही नहीं है, सुबह उठते हैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी सब्जेक्ट उठा लिया, उसको आज पढ़ लिया, सोमवार को सुबह हिंदी पढ़ रहे हैं, मंगलवार को साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और 1 हफ्ता हो गया मैथ को पढ़ा ही नहीं, महीनों बीत गया इंग्लिश देखा ही नहीं। तो इस प्रकार से अगर हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता है। तो स्टडी प्लान बनाना इसीलिए ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टडी प्लान बनाइए और स्टडी प्लान के साथ ही पढ़ाई कीजिए। अदरवाइज़ जो हमारी ऊर्जा है वो व्यर्थ होगी, हमारी एनर्जी बर्बाद हो जाएगी और टाइम हमारा चला जाएगा और जो मौका हमें मिला है वो भी निकल जाएगा। इसीलिए स्टडी प्लान को बनाएं और उसे सख्ती के साथ फॉलो करें। 3rd नंबर जो पॉइंट है वो है मॉक टेस्ट को नज़रअंदाज कर देना। ये मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी जो लास्ट एग्ज़ाम था उसके अंदर। मैं ये मानती हूँ मेरी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक यही थी कि मैंने भी मॉक टेस्ट को नज़रअंदाज कर दिया, सिलेबस को ही ख़त्म करने में मैं लगी रही। तो अभी जो मैंने जो सीखा है वो यही सीखा है अपनी गलतियों से कि मॉक टेस्ट को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि मॉक टेस्ट है ना, न सिर्फ परीक्षा पैटर्न समझने में मदद करता है बल्कि हमारी कमजोरियों को भी उजागर करता है। और नियमित अध्ययन न करना एक बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि हम रेगुलरली नहीं पढ़ेंगे मंडे से लेकर सैटरडे तक, तो हम कैसे फिर संडे को मॉक टेस्ट दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। इसीलिए ये चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए मिस्टेक्स है वो छोटी छोटी होती होती बड़ी हो जाती है और फिर ये हमें बड़ा झटका देती है हमारे एग्जाम में। 4th नंबर पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, केवल रटने पर निर्भर रहना। कभी कभी कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसमें हम सिर्फ रट्टा ही लगाते रहते हैं, जैसे कि रट्टा लगाते रहते हैं हम कि कौशल 4 प्रकार के होते हैं हिंदी में, अदरवाइज़ भी 4 कौशल बता रहे हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और इनको हम रट रहे हैं। अगर हम इसको बखूबी रूप से समझने की कोशिश करें तो ये कितनी आसान चीज़ बन जाती है हमारे लिए कि हम लोगों की बातों को सुनते हैं। और इसके अंदर भी 2 चीज़ें और दे रखी होती है कि हम बोलकर, लिखकर अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त करते हैं और सुनकर, पढ़कर ग्रहण करते हैं। तो ये भी चीज़ें कितनी समझने वाली है, पर अगर हम इसी को रटते रहेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में हम कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि अभिव्यक्त करने वाली कौन-सी है और ग्रहण करने वाली कौन-सी है। तो हमें रटने पर निर्भर नहीं रहना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। और केवल हम याद ही करते रहेंगे तो याद करने से काम तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। याद करने के साथ में उनको समझना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जैसे कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी मान सकते हैं आप, शिक्षा शास्त्र मान सकते हैं, मैथ मान सकते हैं, इन सब्जेक्ट में तो रटने वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। इनके तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं वो हमें समझनी होगी, तार्किक सोच को हमें अपनी को विकसित करना होगा, क्योंकि शिक्षण वीडियो में तो क्वेश्चन ही इस प्रकार से आने वाले हैं। एंड 5th नंबर जो हमारा पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट पर काम ना करना। हम क्या करते हैं, अपने टाइम मैनेजमेंट पर काम नहीं कर पाते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट को हमें 1 घंटा पढ़ना होता है तो उसको 2 घंटे तक ले जाते हैं, और किसी सब्जेक्ट को अगर हमें 2 घंटे पढ़ना है उसको 15-20 मिनट में पढ़ के ख़त्म कर देते हैं, बोर हो जाते हैं, मन नहीं करता है। तो वो टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं देंगे तो चीज़ें फिर गड़बड़ा जाएगी। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और टाइम मैनेजमेंट अपने आप ही स्टडी प्लान से आपका कंट्रोल में आ जाएगा। फिर आपका जो टाइम वेस्ट है वो नहीं होगा और रेगुलरली आप अपने स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इसे पूरा ही रिलेट करता है। अगर आप स्टडी प्लान बना के चलेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप ही अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू कर देंगे और आपका वक्त है वो मैनेज हो जाएगा उससे। 6 नंबर जो पॉइंट है वो है स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करना। अब क्या होता है कि हमारे पास वक्त कम होता है या मान लो वक्त ज़्यादा भी होता है, फिर भी हम पढ़ाई करने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और लंबे समय तक पढ़ाई करने के चक्कर में हम अपने स्वास्थ्य को ख़राब कर लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, अपनी पढ़ाई के साथ में अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये सही रहेगा तो ही ये चीज़ें पॉसिबल है, तो ही ये चीज़ें हो पाएगी और हम इन चीज़ों को भी कर पाएंगे। ये मिस्टेक्स हैं इनको रिपीट नहीं कर पाएंगे अगर हम स्वस्थ रहेंगे। तो अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिए, टाइम पर खाइए, टाइम पर सोने की व्यवस्था कीजिए अपनी,
क्योंकि 8 घंटे की पढ़ाई बहुत 8 घंटे की नींद है वो बहुत ज़रूरी है। और टाइम पे खाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाने से ही हमें एनर्जी मिलेगी और एनर्जी से ही हमारा दिमाग है वो चलेगा और हम पढ़ पाएँगे, याद कर पाएँगे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएँगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएँगे। एंड 7 नंबर जो टॉपिक पॉइंट है हमारा वो है अधिक संसाधनों का उपयोग। देखो ये भी बहुत बड़ी समस्या ही है कि हम क्या करते हैं कि कई किताबें ले आते हैं, ऑनलाइन सामग्री इकट्ठा कर लेते हैं, पीडीएफ ले लेते हैं बहुत सारी, और अदर अदर कोचिंग होती है, इंस्टीट्यूट होते हैं, उनसे हम नोट्स ले लेते हैं। तो वो चीज़ें थोड़ा सा हमारा जो बैलेंस होता है स्टडी का वो बिगाड़ देती है और ख़राब कर देती है वो हमारे प्लान्स को और हमारे एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी को। तो देखो मैं यही कहूँगी सबसे कम चीज़ों को रखना अपने पास। म मैंने यही किया था, मैंने अपने एग्ज़ाम के वक़्त मेरे पास मेरी एक पुरानी ही किताब थी लक्ष्य की, जो फटी हुई हालत में थी और मैंने उसी को पढ़ा था। हाँ, मैंने कुछ सब्जेक्ट जो थे जो थोड़े 1-2 बुक नहीं लेके आई थी, जिसमें साइकोलॉजी आप नई बुक मान सकते हैं, जो मैंने उससे नहीं पढ़ा था। साइकोलॉजी की नई बुक लेके आई थी। एक संस्कृत की जो लैंग्वेज विद्या थी उनकी मैं नई बुक लेके आई थी, क्योंकि उसमें पूरा ही संस्कृत में शिक्षण विधियाँ दे रखी थी और एकदम से ही आप संस्कृत की शिक्षण विधियाँ संस्कृत लैंग्वेज में पढ़ोगे तो वो समझ में नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको अलग से बुक लेनी होगी जो हिंदी में उसकी ट्रांसलेशन हो साथ में। तो इसलिए मैंने 1-2 बुक आप ज़रूर मैनेज कर सकते हो, पर वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मैंने किसी भी कोचिंग के कोई भी नोट्स नहीं लिए, मैंने किसी भी प्रकार की कोई भी पीडीएफ डाउनलोड नहीं की थी। मेरे पास मेरी ही जो 3-4 बुक थी वो थी, अदरवाइज़ मैंने मेरे ही नोट्स बनाए थे और मेरे जो नोट्स थे उन्हीं को मैंने पढ़ा है। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए कि कम से कम मटेरियल होना चाहिए, पर वो सफिशिएंट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और अदरवाइज़ किसी और पे भरोसा करने से बेहतर है कि आप अपने खुद के नोट्स बनाइए और उन पे यकीन कीजिए। लास्ट पॉइंट आता है हमारा पिछले वर्षों के पेपर को हल ना करना। ये सबसे बिगेस्ट से बिगेस्ट जो मिस्टेक होती है वो है, क्योंकि अगर हम पिछले जो वर्षों के पेपर हुए हैं तो अगर उनको सॉल्व नहीं करोगे तो आप नहीं समझ पाओगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। अगर ऐसे ही डर रहेगा कि पता नहीं साइकोलॉजी में कैसे पूछा जाता है, साइकोलॉजी से कैसे सवाल आते हैं, ये बाल विकास से कैसे सवाल आएँगे, किशोरावस्था के कैसे सवाल आएँगे, मूल्यांकन से कैसे सवाल आएँगे, शिक्षण विधियों से रिलेटेड कैसे सवाल आएँगे, मैथ के सवालों का क्या लेवल रहेगा। तो ये जो कन्फ्यूजन है वो हमारे दिमाग में क्रिएट होती रहेगी छोटी से लेके बड़ी तक, जब तक आप पीवाईक्यू नहीं करेंगे। पीवाईक्यू करने से क्या होगा कि जो परीक्षा का स्तर है वो हमें पता चलेगा, पैटर्न से की मदद मिलेगी। तो इससे हमारा जो एग्ज़ाम होगा उसे हम और बेहतरीन तरीके से कर पाएँगे। और ये सब चीज़ें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि एग्ज़ाम को लेकर सिर्फ पढ़ना ही एग्ज़ाम की तैयारी करना नहीं होता है। उसके अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें फ़ॉलो करनी है वो ज़रूरी है और क्या नहीं करना है फ़ॉलो, ये तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये ध्यान में नहीं रखते हैं कि एग्ज़ाम को क्लियर करने वाले टिप्स, तो आपको ये ध्यान में ज़रूर रखना है। आप इसमें इसको रिलेट करेंगे तो आप बहुत कुछ पहले ही सीख जाएँगे। देखो इसमें सेकंड पॉइंट स्टडी प्लान बनाने से रिलेटेड दे रखा है और इसके अंदर जो पॉइंट है वो है स्टडी प्लान का पालन ना करना। तो ये दोनों तो एक रिलेटेड हो गया, आप पालन नहीं करोगे तो मिस्टेक्स होगी, और आप कर लोगे तो ये टिप्स है क्रैक कर पाओगे आप। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं। एक मिनट में दोनों को एक साथ में शो कर देती हूँ। ओके, यस। ठीक है, इन क्रैक करने के टिप्स और अवॉइड करने की मिस्टेक्स, तो आप इन दोनों को अच्छे से समझिए कि मॉक टेस्ट कितना ज़रूरी है और मॉक टेस्ट को नज़रअंदाज हमें नहीं करना है। हमें नोट्स बनाने हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो हमें रटने पर निर्भर नहीं रहना है। आज की जो हमारी जो शिक्षा है वो भी यही कहती है, बच्चों को भी हमें यही पढ़ाना है कि रटना नहीं है, रटना नहीं है। तो वो हमें एक टीचर होने के नाते हमें खुद पर भी फॉलो करना है। चलिए आज का वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। जो भी व्हाट्सएप पे आपके ग्रुप होंगे, बीएसटीसी ग्रुप, बीएड ग्रुप, उनमें ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं रीट की उनके लिए हेल्पफुल होगा। और अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कुछ भी अच्छा ना लगे तो कमेंट करके बता देना, अच्छा लगे तो भी कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में भी मैं कुछ अच्छा लेके आने वाली हूँ आप लोगों के लिए।
बाय बाय।